हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखिए, इसमें पहला वाला क्वेश्चन हम ये देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी मूल्यांकन में, गणना में तो रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है कि क्या है। तो आइए देखिए कि रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा मूल्यांकन में। तो पहला है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करना, यानी मूल्यांकन में तो रूब्रिक्स के उपयोग का मुख्य उद्देश्य यही है कि कक्षा में विद्यार्थियों के व्यवहार का मूल्यांकन करें। या नेक्स्ट है कि ग्रेडिंग और फीडबैक के लिए मानदंडों का एक स्पष्ट सेट प्रदान करना। या अगला है कि छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर रैंक देना। या नेक्स्ट है कि विस्तृत फीडबैक के बिना संख्यात्मक अंक देना। तो आइए देखिए कि मूल्यांकन में रूब्रिक्स का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ग्रेडिंग और फीडबैक के लिए मानदंडों का एक स्पष्ट सेट प्रदान करना। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अब इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा जो है तो ये विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो पहला है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। यानी कि विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन ये है कि सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षण पद्धति का उपयोग करना। या अगला है कि विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों को समायोजित करना। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि संघर्षरत छात्रों के लिए अतिरिक्त होमवर्क प्रदान करना। या अगला है कि केवल उच्च उपलब्धि वाले छात्रों पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो विभेदित निर्देश पूछा गया है, तो सबसे विभेदित निर्देश का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि विभिन्न शिक्षण शैलियों और आवश्यकताओं को समायोजित करने के लिए शिक्षण विधियों को समायोजित करना। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से छात्रों की समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। अब इसमें कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण पूछा गया है कि वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों के माध्यम से तो छात्रों की समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। तो आइए देखिए पहला वाला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ये है कि रचनावाद, यानी रचनावाद होगा जो कि कौशल विकसित करने पर केंद्रित होगा। यानी समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित, तो वो होगा रचनावाद। या अगला है व्यवहारवाद। या नेक्स्ट है पारंपरिक निर्देश। या अगला वाला देखिएगा कि सीधा निर्देश। तो देखिए कि कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण इसमें पूछा गया है कि वास्तविक दुनिया की परिदृश्यों के माध्यम से छात्रों की समस्या समाधान कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। तो वो शैक्षणिक दृष्टिकोण है रचनावाद। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति छात्र नेतृत्व वाली पूछताछ और अन्वेषण पर जोर देती है। अब इसमें कौन सी शिक्षण रणनीति जो है तो वो छात्र नेतृत्व वाली पूछताछ और अन्वेषण पर जोर देती है। तो पहला वाला है कि सीधा निर्देश, यानी वो निर्देश जो होगा तो वो रणनीति जो होगा तो वो सीधा निर्देश होगा। या अगला है परियोजना आधारित शिक्षा। या नेक्स्ट है कि व्याख्यान आधारित शिक्षा। या अगला है निष्क्रिय सीखना। तो इसमें कहा गया है कि कौन सी जो है शिक्षण रणनीति छात्र नेतृत्व वाली पूछताछ और अन्वेषण पर जोर देती है। तो ये हो जाएगा परियोजना आधारित शिक्षा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से कौन सा संबंधित नहीं है। अब इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से पूछा गया है कि कौन सा संबंधित नहीं है। तो पहला है आत्मसात करना, यानी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से तो ये संबंधित नहीं है आत्मसात करना। या अगला है समायोजन। या नेक्स्ट है सत्यापन। या अगला है संतुलन।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सत्यापन। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि सुनीता हमेशा परिणाम के बारे में सोचे बिना जो करना चाहती है वही करती है। यानी सुनीता जो है तो वो बिना परिणाम के बारे में ही सोचे बिना जो उसे करना है वो करती है। तो सिगमंड फ्रायड के अनुसार प्रभुत्व डाट डाट का है। यानी सिगमंड फ्रायड के अनुसार तो वो क्या है कि जो सुनीता बिना सोचे समझे जो करना चाहती है उसे वो फ्रैंकली करती है। अब इसमें कहा गया है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार तो प्रभुत्व का ये डाट डाट है। तो देखिए ये क्या है। तो पहला है इद है, यानी ये जो है इद है या परा अहम है। अगला वाला देखिए कि अहम है या खून है। तो देखिए कि ये इद है, यानी प्रभुत्व इद का है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों से बनता है। यानी व्यक्तित्व पर्सनालिटी तो ये विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों से बनता है। यानी ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार होगा। तो चलिए देखिए पहला है कि ई स्प्रेंजर, या अगला है कि GW आलपोर्ट, या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि CG जंग, या अगला है कि WH सेल्डम। तो इसमें कहा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार तो व्यक्तित्व जो है तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व लक्षणों से बनता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि GW आलपोर्ट के अनुसार। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों को किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय निम्नलिखित में से किस बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। अब आइए पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे में बैठे हैं, यानी ऐसी जो है बैठने की व्यवस्था का उपयोग किया जाना चाहिए। या अगला है कि छात्र में विद्यार्थी पंक्तियों में बैठे हैं और शिक्षक स्वयं को छात्रों के सामने रखता है। तो चलिए देखिए कौन सा सही होगा। तो पहला है केवल सेकंड सही है, उसके बाद केवल जो है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों है, या केवल मैं है, या ना तो फर्स्ट है और ना ही सेकंड है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी छात्र शिक्षक के सामने अर्ध घेरे में बैठे हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन है कि भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में क्या चुनौतियां हैं। तो पहला है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कोई नीति नहीं है। यानी भारत में समावेशी शिक्षा लागू करने के लिए ये चुनौती है कि भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए तो कोई नीति नहीं है। यानी दिव्यांग यानी विकलांग व्यक्तियों के लिए तो कोई नीति नहीं है। या अगला है कि समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध है। या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि नेक्स्ट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, या केवल सेकंड। तो देखिए कि भारत में समावेशी शिक्षा को लागू करने में तो क्या चुनौतियां हैं। तो भारत में समावेशी शिक्षा लागू करने में यही चुनौती है कि समावेशी शिक्षा प्राप्त करने की राह लंबी और विविध है। यानी केवल सेकंड वाला जो है तो सही हो जाएगा। अब आइए अगला वाला देखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में मन के विकास का सिद्धांत क्या है। अब प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में तो मन के विकास का सिद्धांत क्या होगा। तो पहला है कि यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में तो मन के विकास का सिद्धांत यही होगा कि यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। या अगला है कि वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अब देखिए ऑप्शन देखिएगा केवल सेकंड सही होगा या केवल फर्स्ट सही होगा। या अगला है कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, या नेक्स्ट है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही हो जाएगा। यानी यह मस्तिष्क की परिपक्वता और संज्ञान में सुधार को दर्शाता है। उसके बाद में वंशानुगत और पर्यावरणीय प्रभाव विकास में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि फर्स्ट और सेकंड जो है तो दोनों सही हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में एक प्रतीकात्मक कार्य क्या है। तो पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में पूछा गया है कि एक प्रतीकात्मक कार्य क्या है। तो पहला है कि प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपणों का उपयोग करने की क्षमता, यानी पूर्व संक्रियात्मक विकास के संदर्भ में तो एक प्रतीकात्मक कार्य का जो है यही होगा कि प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपणों का उपयोग करने की क्षमता। उसके बाद सेकंड है कि प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करता है। तो आइए देखिए, पहला है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा या केवल सेकंड सही होगा, या अगला है कि केवल फर्स्ट सही होगा, या फोर्थ वाला ऑप्शन है कि ना तो फर्स्ट सही है या ना ही सेकंड सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही होगा। यानी पूर्व संक्रियात्मक विचार के संदर्भ में तो एक प्रतीकात्मक कार्य, तो एक प्रतीकात्मक कार्य ये है कि प्रतीकों या मानसिक प्रतिरूपणों का उपयोग करने की क्षमता। उसके बाद सेकंड है कि प्रतीक बच्चों को शारीरिक रूप से उपस्थित हुए बिना उन्हें याद रखने और उनके बारे में सोचने में मदद करता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि फर्स्ट और सेकंड जो है तो ये दोनों सही होगा। अब अगला है कि जन्म आघात क्या है। तो देखिए जन्म आघात क्या है। तो पहला है कि जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट, यानी जन्म के 15 दिन के भीतर लगी चोट, इसे जन्म आघात कहते हैं। या जन्म के 2 दिन के भीतर लगी चोट, या अगला है कि जन्म के समय लगी चोट, या नेक्स्ट है कि जन्म के 5 दिन के भीतर लगी चोट। तो चलिए देखिए कि जन्म आघात पूछा गया है क्या है। तो जन्म आघात ये है कि जन्म के समय लगी चोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है लिंग स्थिरता क्या है। अब इसमें लिंग स्थिरता पूछा गया है क्या है। तो पहला है कि बच्चे के अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है। यानी लिंग स्थिरता ये है कि बच्चे के अपने लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग जो है तो हमेशा एक समान रहता है, या इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा, या केवल सेकंड, या केवल फर्स्ट, या ना तो फर्स्ट है या ना ही सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों है। यानी लिंग स्थिरता, तो लिंग स्थिरता बच्चे की अपनी लिंग के बारे में यह जागरूकता कि लिंग हमेशा एक समान रहता है, यानी फर्स्ट भी सही हो जाएगा। उसके बाद कि इसे लिंग श्रेणी स्थिरता भी कहा जाता है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट कि फर्स्ट और सेकंड जो है इसका दोनों सही हो जाएगा। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए कि डांट डांट शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक अस्थायी बंधन है। यानी किसके बीच जो है तो शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक अस्थायी संबंध है। तो पहला है लगाव, समझौता, प्रतिस्थापन, या अगला वाला देखिएगा सजा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लगाव, यानी लगाव शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक अस्थायी संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। अब बच्चों के लिए दोस्ती का तो क्या लाभ है। तो पहला है कि बच्चे दोस्तों के साथ स्कूल का अधिक आनंद लेते हैं। उसके बाद में है कि मित्रता, सहायता और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। तो बच्चों के लिए दोस्ती का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा लाभ है। तो पहला देखिए, पहला है कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, यानी ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है। उसके बाद में है कि केवल सेकंड, या केवल फर्स्ट, या केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो बच्चों के लिए पूछा गया है दोस्ती में जो है तो दोस्ती का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। यानी बच्चे जो हैं तो दोस्तों के साथ स्कूल या में जो है अधिक आनंद लेते हैं। उसके बाद मित्रता, सहायता और आत्म सत्यापन का एक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि डांट डांट शिशु और देखभालकर्ता के बीच पारस्परिक अस्थायी संबंध है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लगाव।